हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद हैं वो स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत बुनियादी टॉपिक है, बेसिक टॉपिक के तौर पे जाना जाता है, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड. So students, we learn a lot in the last 4 lectures about what is statistics, sample statistics, variable types, data, different thing. Now we are starting basically the calculations in statistics from this lecture. So what is this? Basically mean, median, mode are the measures of central tendency ऑफ डाटा. सेंट्रल टेंडेंसी मीन के जब हम डाटा में उसकी सेंटर पॉइंट को एस्टिमेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, सो दीज टाइप ऑफ द मेजर्स आर यूज, मीन, मीडियन, मोड. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि वाई वी आर इंटरेस्टेड इन दी टू फाइंड आउट दी सेंट्रल टेंडेंसी. तो हम कुछ बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल में हम कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें मीन या मीडियन या मोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है. इसको इस तरह से हम समझते हैं कि अगर दे आर so many students in a class, let's suppose 40 students in a class, and teacher A is teaching to this class, and this is a section A, and this is the same class, but there's another section of section B, and teacher B is teaching to the another 40 students. So what is this? बेसिकली द प्रिंसिपल इज इंटरेस्टेड इन टू फाइंड आउट डैट कि मुझे क्लास ए और क्लास बी यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मुझे इनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करना है कि यार मैं कैसे देखता हूँ. अगर वो कहता है कि मैंने इनको सेम इन्वायरमेंट दिया, सेम कंडीशन दी, सब कुछ किया, और मैं इन दोनों क्लासेस को कंपेयर करना चाहता हूँ कि दोनों क्लासेस के अंदर मैथ्स का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया गया, लेकिन किस क्लास की परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर आई है. सो इन दिस कंडीशन आप देखेंगे 40 स्टूडेंट्स को अगर 40 स्टूडेंट्स से कंपेयर किया जाए तो उनके 40 स्टूडेंट के 40 डिफरेंट मार्क्स होंगे मैथ्स के सब्जेक्ट में, इधर 40 स्टूडेंट के 40 डिफरेंट मार्क्स होंगे. सो व्हाट इज़ दिस? अब नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कि हम एक ऐसी फिगर की तरफ जाएँ कि सेक्शन ए के जो 40 स्टूडेंट्स ने मैथ का पेपर अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो किसी ने 80 मार्क्स लिए, किसी ने 20 मार्क्स लिए, किसी ने 30 मार्क्स लिए, बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड दैट कि व्हाट इज़ द एवरेज मार्क ऑफ दिस क्लास एंड व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द सेक्शन बी. सो द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कैन कंपेयर टू बोथ क्लास. तो आपको यहाँ इस बात का अंदाज़ा हुआ कि डाटा के सेंटर की अहमियत ये होती है कि जब हम ये देखते हैं कि एक क्लास में मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ कोई चीज़ परफॉर्म की गई है, लेकिन उसका एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू में मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा ना टॉपर हो ना बहुत ज़्यादा बॉटम पे हो, क्योंकि बॉटम स्टूडेंट भी थोड़े होंगे, टॉपर स्टूडेंट भी थोड़े होंगे, लेकिन एक क्लास का जो सेंट्रल फिगर होगी, एक एवरेज रिस्पॉन्स होगा, वो उस पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा. इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक बॉटनिस्ट है और वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इन द एक्सपेरिमेंट he or she is using that's the fertilizer A and fertilizer B. तो अगर वो दो फील्ड लगाता है और दोनों जगह 5 डिफरेंट प्लांट्स को लगाता है, और प्लांट्स को लगाने के बाद उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, इधर डिफरेंट उधर डिफरेंट, तो उसका इंडिकेटर है हाइट ऑफ द प्लांट. अगर वो प्लांट की हाइट के ऊपर फर्टिलाइज़र के बारे में कोई कमेंट पास करना चाहता है कि मैं कैसे इस बात को जानूं कि कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और अगर इंडिकेटर ये है कि दोज प्लांट्स गेट द मोर हाइट सो दे आर द मोर सक्सेसफुल, सो उसमें देखना पड़ेगा कि 5 डिफरेंट प्लांट्स 5 डिफरेंट हाइट्स रखेंगे. सो
डिफरेंट हाइट से हम कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि फर्टिलाइज़र ए और फर्टिलाइज़र बी में क्या कंपैरिजन बना। तो लिहाजा हमें जो काम आएगी वो ये चीज़ नज़र आएगी कि हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक एवरेज हाइट निकालेंगे और उस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक एवरेज हाइट निकालेंगे और एवरेज हाइट निकालने के बाद हम इस बात के नतीजे पे पहुंचेंगे कि फर्टिलाइज़र ए या फर्टिलाइज़र बी दोनों में से कौन ज़्यादा किससे ज़्यादा इम्पैक्ट जिसका था, किसने ज़्यादा प्लांट की हाइट को बढ़ने में मदद दिया। हम इस नतीजे पे पहुँचे कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल वैल्यू को जानना हमें इस डाटा के लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम चीज़ों को कंक्लूड करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीन। सो व्हाट इज़ द मीन? मीन एक्चुअली बाय डेफिनेशन the sum of the total observation and divided by the total number of the observation. इंटरेस्ट क्या है? टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ डाटा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि मीन को जो एक्सप्लेन करते हैं वो हम करते हैं एक्स बार से, और एक्स बार में जो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो होगा समेशन एक्स और एन। दिस इज़ कॉल्ड द फार्मूला ऑफ मीन। लेकिन ये याद रखिए कि दिस फार्मूला इज़ कॉल्ड द सैम्पल मीन। सो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट वी डिस्कस इन द पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 2 के कुछ चीज़ें जो कि पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती हैं वो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर। लेकिन जो पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ होता है अगर हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करें तो वो कहलाती हैं स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज़ अ सैंपल मीन। सो व्हाट इज़ द फार्मूला, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में हम एक्स बार की जगह जो सिंबल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं म्यू। देन यहाँ पर जो बेसिक फ़र्क आएगा वो समेशन हम एक्स की यानी ऑब्जर्वेशंस को कैपिटल कर देते हैं एंड देन द स्मॉल एन की बजाय उसको रिप्लेस करते हैं कैपिटल एन में से। सो दिस इज कॉल्ड दी पॉपुलेशन मीन। सो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, सिर्फ और सिर्फ हम अगर डाटा पॉपुलेशन का ले रहे हैं तो पॉपुलेशन मीन, अगर हम सैंपल का ले रहे हैं तो सैंपल मीन। लेकिन बिकॉज यू नो डैट in the statistics we are not interested to deal population because we cannot deal population at all the time। उसके बहुत सारे रीज़न हैं क्योंकि population बहुत बड़ी होती है, time consuming होती है, we cannot reach on the conclusion by the given time, we don't have the much cost to deal। तो इन तमाम रीज़न की वजह से हम population mean को कंप्यूट करने के बजाय सैम्पल मीन को कंप्यूट करके अपनी पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द सैम्पल मीन। अब सैम्पल मीन का हमने बात जानी कि वो सेंटर ऑफ डाटा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक स्कूल है, दिस इज अ प्राइमरी स्कूल एंड देयर इन द प्राइमरी स्कूल वी हैव द 5 ग्रेड्स, ग्रेड 1 और यहाँ पर जो ग्रेड 5 है उन 5 ग्रेड्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो आपने देखा कि ये देयर आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4, 5। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू, कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस फिगर ऑफ द ऑल द क्लासेस फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 5। तो हम इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे? Sum of the all observations, we have the 5 observations, so we put all these 5 observations here and we are interested to take the formula. So what will be the answer of this? The sum of all these observations is 160 students divided by 5. So the number of students are 32. So this is the average figure which is showing that how can we interpret it? Almost on average all the grades, all the classes have 32 students। तो तमाम क्लासों में ऑन एवरेज 32 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। This is a central point, this is the center of the data। So after the mean we are interested to calculate the median।
What is the median? Median again is another measurement of the center of data, but median is a little bit different from the mean. Why? Because median definitions says that median is the middle value of a set of the observation arranged in the ascending order or descending order. So we have different observation. First of all, we have to arrange in ascending order, and after arranging of this data, we will just choose the center figure. Central value will be the median, exactly central value will be the median, and which will shows that this is the center of data, and we assume that कि ये हमारे डाटा की central tendency को achieve करता है. Now we have two different question कि अगर हमारे पास डाटा की ऑब्जर्वेशन इवन हो तो मीडियन की कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो हमारे पास डाटा की मीडियन की कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाती है. सो व्हाट टाइप ऑफ द फार्मूला वी कैन बी जनरलाइज फॉर द मीडियन. सो वी विल डिस्कस हियर द जनरल फार्मूला ऑफ द मीडियन. मीडियन के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वहाँ पर हमने एक्स बार यूज़ किया था, और यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो एक्स कर्ल. एक्स कर्ल विल शोज दैट दिस इज़ अ मीडियन. सो इसमें हमारे पास कोई जनरल कैलकुलेशन नहीं है. वी सेज दैट कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 nth value of a data will be the median of that data. So यहाँ पर अगर हमारे पास ऑड नंबर आता है तो हम एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू को अचीव कर सकेंगे. बट इफ वी हैव अ डाटा इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द इवन नंबर के हमें इवन डाटा में आफ्टर अरेंजिंग 2 सेंट्रल वैल्यू मिलेंगी, एक सेंट्रल वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिलेगी. सो वी विल टेक the midpoint of the 2 central value of the data after arranging in ascending or descending order. So that will be called the median for the even number of observations. So हम calculate करके देखते हैं कि ये क्या होता है. Let's suppose हमने इस डाटा के लिए जो अपना मीन कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू जो हमें हासिल हुई थी वो थी 32 students, because these all are the students. Now we discuss that what will be the value of median for the same data. So use this formula, and third observation of this data is called the median. But remember, not the third value. First of all, we have to arrange in ascending order. So first we arrange in ascending order. So what is this? First, second, third. So the third figure is called the median of that data. तो हमें median क्या receive हुआ इस डाटा के अंदर, वो हमारा 30 है. So now we discuss another example of the median, in which we will discuss that the number of observation are even. So हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पर 6 different shops मौजूद हैं और हर शॉप में different number of employees हैं. तो these are 6 different shops. On the first shop we have 5 employees. Second shop we have 4 employees. There are 10 number of employees, there are 7 employees, there are 8 employees, and there are 4 employees. So these are 6 shops. We are interested to find the central value, we are interested to find an average value. We are using the median technique. So this formula, how can we use this formula? That we have to go between the 3 and 4. Not third and fourth value. So first of all we have to arrange this data, not this value, no. First of all we have to arrange our observation. So smallest
we have arranged the data in the ascending order, and then third figure is this, the fourth figure is this. So we are interested the midpoint of these figure. So what will be the midpoint of the third and fourth? 5 plus 7 divided by 2. So what is the midpoint? It's a simple average. 12 divided by 2, 6. So there are 6 number of employees. So median for this data is 6. So we learned that median for the odd number of observation and median for the even number of the observation. Finally, we are discussing about the mode. So we learn mean, median, then mode. Mode has a very simplest definition. The most frequent value of the data is called the mode. So we don't have any type of the calculation, just we have to observe data. What is the most frequent value of data? What will be? That is called the mode. So simply we can calculate, we have two data sets, number 1, and we have another data set, number 2. So these are the number of employees, these are the number of the students, and these are the number of employees of the 6 shops. So what will be the mode in this data? So mode in this data is frequent value in this data is 30, because 30 is repeated 2 times. Remain all the values are existing only 1 time. So the mod value is 30. So our central value is 30. So what is the good in this data? Mean is giving the 32 number of students. Median is giving 30 number of students. And mode is giving 30 number of students. So this is very ideal data. All these 3 measures are reaching on the same conclusion. So this is a good thing that we are actually successful to find out the central value on average value in this condition. But what will be in this condition? There are different number of employees and repeated value is only 4. And 4 is the bottom of the data. But as per definition, the mode is 4. इसका जो मेन पर्पस है वो क्वालिटेटिव डेटा को कैलकुलेट करने के लिए है. मीडियन हैज़ अ वाइड रेंज, ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों पे आ सकता है, लेकिन मोड इज आर मोर स्पेसिफिकली फॉर द क्वालिटेटिव डेटा. जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो जिसके अंदर हम पर्सन की जेंडर के ऊपर बात कर रहे हो, तो हमारे पास 2 किस्म के रिस्पॉन्स आएंगे, मेल मेल फीमेल, मेल फीमेल मेल फीमेल, एंड वी हैव द लॉट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सो मोड की एक लिमिटेशन ये भी है कि इसकी कैलकुलेशन के लिए हमेशा आप नोट करें कि इसका जो सैम्पल साइज़ है वो ज़्यादा होना चाहिए. सो इफ़ वी हैव लेट्स सपोज 500 रिस्पॉन्सेज ऑफ दिस क्वेश्चन, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, सो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू मीन अगर मेल ज़्यादा होंगे और अगर फीमेल ज़्यादा होंगी तो जो ज़्यादा होगा मोड वो कहलाएगा, सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा वो कहलाएगी, एवरेज वैल्यू डाटा वो कहलाएगी. सिमिलरली इफ़ यू हैव 3 रिस्पॉन्सेज of the employment, government employees, private employees, self-employed, so we have the 3 different responses. So इसमें जो response सबसे ज़्यादा frequent होगा हम कहेंगे कि वो डाटा की most frequent response है, mod response है, average response है, central response है. So mod की calculation little bit different होती है, लेकिन हमें समझने के लिए ये बात को सीखना था कि हमने basically थोड़ा सा इस बात को जाना कि mean is a basically arithmetic mean, use the all the observation और बहुत कॉमन यूज़ होता है. लेकिन इस डाटा में देखें आइडियलिज्म ये था कि तीनों मेजर्स ने एक ऐसी फिगर दी जिसको हम एक कंक्लूजन पे पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं. लेकिन मीडियन और मोड बेसिकली मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द क्वालिटेटिव डाटा, और वी हैव अ सेपरेट लेक्चर
for the comparison of all these three measures of the calculation. उम्मीद है कि आपको